नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो भी हमारे जो 2023 और 24 में जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान लेवल के, उनमें जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, उन पूरे क्वेश्चन को हम वापस देखने का प्रयास करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो हम पहले देखते हैं हमारे राजस्थान के इतिहास के जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये जो भी राजस्थान के लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनमें राजस्थान के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। चलो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के जो गमेती भील हैं, गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? जो हमारे मेवाड़ क्षेत्र में या मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जो क्षेत्र है, उसमें जो गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए जो कर लेते थे, उस कर को क्या कहा जाता था? तो उस कर को बोलाई कर कहा जाता था। कौन सा कर कहा जाता था? बोलाई कर कहा जाता था। नेक्स्ट अपन देखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान के को किस नाम से जाना जाता था? कि अंग्रेजों का जो समय था, जो ब्रिटिश काल का जो समय था, उसमें हमारे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय हमारे राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी के पास भी समय पर्याप्त नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मंडोर की जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना मंडोर का, उसकी जो वंशावली प्रारंभ होती है वो कौन से शासक से प्रारंभ होती है? तो वो रज्जिल रज्जिल से प्रारंभ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने का प्रयास करते हैं, प्रतिहार वंश की जो प्रतिहार वंश है उसकी मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मतलब पहले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर थी और मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। जो नागभट्ट प्रथम शासक था, उसने मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में क्या है? नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मेदांतक यानी कि मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। जो मेड़ता था उसका प्राचीन नाम क्या था? मेदांतक। तो उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी ने दो महान पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से पुत्रों को जन्म दिया? तो एक तो था तात और दूसरा था भोज। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो तात जो पुत्र था नागभट्ट प्रथम का, उसने अपने भाई भोज को राज्य सिंहासन देके स्वयं ने खुद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट अपन अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। तो वह शासक कौन था? तो वह हमारा सबसे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने स्थापित किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने
ही इसको स्थापित किया था। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो कौन से जो अरब यात्री था जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है, तो वो कौन सा था? तो वो था सुलेमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन में अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो किसके काल में की थी? मिहिर भोज या भोज प्रथम के काल में यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुज्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था? तो जो गुज्जर प्रतिहार शासक मंथन देव था वो कहाँ पर शासन करता था? तो राजौरगढ़ जो अलवर में स्थान है वहां पर ये शासन करता था। कौन? मंथन देव। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? किसने किया था? राजवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने या प्रभाकर वर्धन ने? तो जो गुर्जरों को किसने मतलब पराजित किया था? तो जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था प्रभाकर वर्धन, उसने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार शासक के कौन से प्रतिहार शासक के काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुल्लेमाला की रचना हुई थी? ये जो दो ग्रंथ है ये कौन से शासक के काल में इनकी रचना हुई थी? तो वत्सराज जो था, प्रतिहार था वत्सराज, उसके काल में उसी के काल में इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई थी। कौन कौन सी ग्रंथों की? हरिवंश पुराण और कुल्लेमाला ग्रंथों की रचना हुई थी वत्सराज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराजा वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। किसमें कहा है? मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उसके दरबार में जैन मुनि उदोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुल्लेमाला ग्रंथ की रचना की, जो महाराज वत्सराज को हस्त और इस ग्रंथ में महाराजा जो वत्सराज है उसको रणहस्तिन की उपाधि या रणहस्तिन कहा गया है। 783 ईस्वी में वर्धमान पुराण में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? हरिवंश पुराण की। किसने की? जैन मुनि जिनसेन सूरी ने। त्रिकोणात्मक संघर्ष जो मालवा जो गुजरात के चालुक्य गुर्जर प्रतिहार और उड़ीसा का जो वंश था उसके बीच में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था उसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने ही की थी। कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो हमारा एक नया क्वेश्चन क्या बन गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो उसको किससे कहा गया है? वत्सराज को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब जो आजकल का ट्रेंड है उस हिसाब से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? तो पहला है हमीरासु, दूसरा है ग्रोतोच्चार, तीसरा है हमीर महाकाव्य और चौथा है पृथ्वीराज विजय। तो जो हमीर महाकाव्य है उसके अंदर चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है, उसमें ब्राह्मणों को जो चौहान थे उनको ब्राह्मण वंशीय माना गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी या कौन सी थी? तो वो थी सांभर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने 1823 में संधि की थी, सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अंग्रेजों ने अमीर खान को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? तो 1817 में टोंक के नवाब को जो अमीर खान पिंडारी था उसको टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत शुरू की थी, या अधीनस्थ जो संधि थी वो की थी? किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने। दिल्ली रेजिडेंट का ये निवासी था चार्ल्स मेटकोप। इसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1718 और 1717 और 1718 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। किसने? चार्ल्स मेटकोप ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के अंदर इसका कार्यकाल था, ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। संधियां करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप को सौंपा गया था। किससे सौंपा गया था? चार्ल्स मेटकोप को सौंपा गया था, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। चार्ल्स मेटकोप का नियंत्रण पाते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के साथ अंग्रेजों ने संधियां कर ली थी। सबसे लास्ट में किसके कौन से राज्य के साथ की थी? तो सिरोही राज्य के साथ की थी 1823 के अंदर। राजपूताना में हेस्टिंग्स के अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार सबसे पहले कौन से राज्य ने की थी? तो नवंबर 1817 में जो करौली का शासक था उसके साथ में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी। राजपूताना में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? जसवंत सिंह को, कल्याण सिंह को, प्रताप सिंह को या विजय सिंह को? तो किसे भेजा गया था? तो प्रताप सिंह को भेजा गया था। दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो प्रताप सिंह को भेजा गया था। महाराजा प्रताप सिंह को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजे यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था 1857 की क्रांति के समय का पूछा गया है, तो वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही बन गया कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो अजमेर में की गई थी और 1832 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में माउंट आबू में गर्मियों के दिनों में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लोकेट था। जो पहला जो राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी था वो कौन था? तो वो था डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लोकेट था। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुई थी और कब हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी और 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है जयदयाल व मेहराब खां, यानी कि जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? यानी कि जो जयदयाल और मेहराब खां हैं वो राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित थे? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो वो कोटा रियासत से संबंधित थे। कोटा का राजा कौन था तब? वहां का राजा राम सिंह था और उसको किले में कैद कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो वो कौन सा अधिकारी था जिसने जो 1857 की क्रांति के समय कोटा में जो क्रांतिकारी थे उनका दमन कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो वो कौन सा था? तो मेजर जनरल एच जी रॉबर्ट्स था, या लेफ्टिनेंट हिथकोट था, या ब्रिगेडियर होम्स, या कर्नल एबोट? तो वो कौन सा था? तो वो था मेजर जनरल एच जी रॉबर्ट्स। कौन सा था? रॉबर्टस। याद कर लो कि कोटा के जो क्रांतिकारी थे उनका दमन कौन से अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो वो रॉबर्टस ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हर बार अब जो आने वाले एग्जाम है, जेल प्रहरी का रहा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रहा, जितने भी राजस्थान लेवल के जो एग्जाम है उनमें यही रिपीटेड क्वेश्चन लगभग 50% क्वेश्चन यही में से पूछे जाएंगे। इनका ट्रेंड भी देख लो ना, किस प्रकार का ट्रेंड पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वो था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, कौन सा था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हिथकोट की सेना को आउवा के निकट जो बिथोड़ा जो पाली में जो स्थान है वहां पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हिथकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी, मतलब 10 दिन बाद में। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन भी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के साथ गया था, इसलिए और उसी मेक मोशन को मारकर क्रांतिकारी ने उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया था। कौन से? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन को। हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी आउवा पे, जिसने 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध किया और क्रांतिकारियों को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी डिटेल भी साथ साथ में दी हुई है, तो जरा हिसाब से देखिए और बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इनको कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? जो भीमजी चारण था 1857 के विद्रोह में, तो उसको किस राव ने या किस सामंत ने शरण दी थी? तो वो जोध सिंह था। जोध सिंह जो सामंत था उसने भीमजी चारण को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन अब वापस देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण, नाम याद कर लो, भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? तो उसको किस राव ने शरण दी थी? तो जोध सिंह ने शरण दी थी। किसने? जोध सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि डिटेल में ज्यादा समझ में आता है। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह व भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी थी। किसने दी थी? जोध सिंह ने दी थी। तो जोध सिंह कौन था? तो कोठारिया को जो सामंत था जोध सिंह, उसने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और भीमजी चारण को जो आउवा की क्रांति हुई थी उसके बाद में इनको शरण दी थी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। जो भीमजी था वो भीमजी गंगापुर में जो ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था और उनको शरण दी थी जोध सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो बीकानेर का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, जिसने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो करौली के शासक ने सैनिक सहायता भेजी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
1857 की क्रांति के में समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। ईडन कहाँ का था? जयपुर का। बर्टन कोटा का था। और मैक मोशन जो मारा गया था वो जोधपुर का था। नेक्स्ट के अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर का कर्नल ईडन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण या मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जहर देने से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मृत्यु हुई थी वो अजमेर में हुई थी और जहर खाने से इनकी या इनको जहर दे दिया गया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन डिटेल देख लेते हैं, चलो। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधे पर उठाते हुए देख लिया था और इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा था, लड़ा था, उनको धिक्कारा था। इससे कुपित होकर जो नन्ही जान थी उसने महाराजा के रसोइया का क्या नाम था? गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में ही 1883 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। डिटेल अच्छी लग रही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से याद कर लो इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो वो कौन सी संस्था थी? वो थी परोपकारिणी सभा। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने के योगदान से कहां पर की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन तो 1919 में हुआ था और 1920 में उनका स्थानांतरण अजमेर हो गया था। स्थापना वर्धा में हुई थी, स्थानांतरण अजमेर में हो गया 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पुनः वो तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। प्रताप जो समाचार पत्र था उसका जो संपादक था वो था गणेश शंकर विद्यार्थी और ये प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। इसकी डिटेल देख लो। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख और समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उदयपुर में एक सभा स्थापित की गई थी या संस्था स्थापित की गई थी देश हितैषणी सभा, उदयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में देश हितैषणी सभा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वहितकारिणी सभा जो चूरू में है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की थी। कहाँ की थी? चूरू में की थी। सर्वहितकारिणी सभा देश हितैषणी सभा उदयपुर में थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो जो सर्वहितकारिणी सभा थी जिसकी स्थापना गोपाल दास ने की थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास जी ने की थी।
तो स्वामी गोपाल दास जी ने इनकी इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये चूरू में थी और इसी ने कबीर पाठशाला भी वहीं पर चूरू में ही स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज या गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सागरमल जो गोपा जी थे उन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी जेल में भूख हड़ताल के कारण? तो वो था बाल मुकुंद बिस्सा, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन राजस्थान का प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी था जो शहीद हुआ था वो था बाल मुकुंद बिस्सा। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जून 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। ये जैन परिवार से थे, निवास करते थे, मतलब बिलोंग करते थे, अर्जुन लाल सेठी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म 1880 में जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। बीए करने के बाद राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया गया तो इन्होंने उत्तर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठी जी जयपुर राज्य में जन जागृति के लिए जनक कहे जाते हैं, या जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं अर्जुन लाल सेठी जी। अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 की स्थापना की थी। अजमेर में, कहाँ की थी? अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1907 में। कहाँ की थी? अजमेर में। और 1908 में जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जो जैन शिक्षा सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1907 में अजमेर में हुई थी, उसी पाठशाला को या उसी संस्था को जैन वर्धन पाठशाला के नाम से 1908 में जयपुर में स्थानांतरित किया गया और उसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो जो प्रताप सिंह जी बारठ थे उनको किस केस के अंदर कारावास दिया गया था, सजा जेल में डाला गया था? तो वो था बनारस षड्यंत्र केस या बनारस षड्यंत्र मुकदमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? तो जो बरेली जेल था उसमें प्रताप सिंह बारठ जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। तो ये कथन किसके लिए था, या जो बारठ परिवार था उसके लिए था, और ये कथन किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन किसने कहा था? तो ये रास बिहारी बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से केसरी सिंह बारठ द्वारा नहीं लिखा गया है तो कौन सा जो पुस्तक है या कौन सा जो लेख है जो केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो था रूठी रानी और प्रेम। दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया था। मतलब केसरी सिंह बारठ के द्वारा कौन कौन से लिखा गया था? दुर्गादास चरित्र लिखा गया था, राज सिंह चरित्र लिखा गया था, प्रताप चरित्र लिखा गया था। लेकिन रूठी रानी और प्रेम जो था वो केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारी रचना चेतावनिया चुंगटिया के रचयिता कौन थे? तो वो थे केसरी सिंह बारठ। इसके डिटेल देख लेते हैं। चेतावनिया चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठे हैं जो कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में है, और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया और वे करजन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे 1903 में। किसके लिए लिखे गए थे? फतेह सिंह जी के लिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के लिए।
अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चौकिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो महाराणा प्रताप सिंह को संबोधित करके लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो कौन थे? वो थे किशनलाल जोशी जी। कौन से राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के किशनलाल जोशी, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, 1938 में, मतलब 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के 1938 में जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज जी। इसकी स्थापना सर्वप्रथम तो 1931 में हुई थी, फिर 1936 में हुई थी, और जो 1938 में जो इसका अधिवेशन हो रहा था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। 1931 में इसकी स्थापना कपूरचंद पांतली और जमनालाल बजाज ने मिलकर भी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? मतलब कौन था जो आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दादूलाल आचार्य, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल। तो दाऊल दयाल आचार्य जो थे वो आजाद मोर्चा से संबंधित नहीं थे। तो आजाद मोर्चा से कौन कौन संबंधित थे? बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल। दादू दयाल जी नहीं थे, दादू दयाल आचार्य इनसे आजाद मोर्चा से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? कौन कौन से इनसे संबंधित थे? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, 1936 में हुई थी। तो इसमें कौन कौन से संबंधित है इससे? तो ये तीनों ही संबंधित है, मघाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मण दास स्वामी। ये तीनों ही बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 में श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित हुई थी। किसने स्थापित की थी? रघुवर दयाल गोयल ने। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में यह कहा था कि जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो और पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हों और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक को इंसान नहीं हैवान है। कौन क्या है? इंसान नहीं हैवान है। ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो वो बीकानेर में की थी। ये हमने पीछे भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। कौन था? बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1938 में। इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता जी थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी भी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता जी। और उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया था। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। महामंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, जिसका अस्थायी कार्यालय अजमेर में हुआ था, जिसमें आचार्य JB कृपलानी इन्होंने इसका उद्घाटन किया और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया और कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके विरोध में
11 अक्टूबर 1938 को, कब? 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नैनूराम शर्मा जी। नैनूराम शर्मा जी, डिटेल देख लो। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई, लेकिन मृतप्राय हो गया था, मतलब खत्म सा हो गया था। प्रजामंडल की कोई ज्यादा चहल पहल नहीं थी। पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना में तनसुख लाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला था। दूसरा है हमारा कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 को हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में हुई थी। मतलब हाड़ौती प्रजामंडल जो 1934 में मृतप्राय हो गया था, उसके बाद में कोटा प्रजामंडल के नाम से 1939 में यह स्थापित हुआ था। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की दोबारा स्थापना की थी 1939 में। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल कोटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मांगरोल कोटा में। 14 अक्टूबर 1941 को पंडित नैनूराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर किसने संभाली थी? तो वो पंडित अभिन्न हरि जी ने इनकी बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इनको बार बार ध्यान से इस क्लास को देख लीजिएगा। इसमें इस क्लास से बार बार क्वेश्चन आएंगे। तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? वो कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन, इसका अध्यक्ष कौन था? मतलब मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में जो लाडनू में तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था रणछोड़ दास गट्टानी जी। कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी जी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा जो व्यक्तित्व है जो कौन से राज्य से संबंधित नहीं है, गलत बताना है। तो कृष्ण दत्त पालीवाल जी धौलपुर से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। मथुरालाल माथुर मारवाड़ से संबंधित है। गोपीलाल यादव जी भरतपुर से संबंधित है। हरिमोहन माथुर ये करौली से संबंधित नहीं है। तो गलत कौन सा हो गया हमारा हरिमोहन माथुर। तो सही को याद कर लो। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर कहाँ से संबंधित है? कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से संबंधित है। गोपीलाल यादव जी भरतपुर से संबंधित है और मथुरादास माथुर जी मारवाड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोला आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जो बिजोला किसान आंदोलन था उसका प्रारंभ कब हुआ था? उसका प्रारंभ 1893 में हुआ था और अंत जो खत्म हुआ था वो 1941 में इसका अंत हुआ था। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और लगभग 44 वर्षों तक सबसे ज्यादा समय तक ये सक्रिय रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लो। बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कूता प्रथा प्रचलित थी। कौन सी थी? कूता प्रथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर, यानी कि चौरी कर क्या था? लड़की की शादी पर करने पर दिया जाने वाला कर था, जो कितना था? सुजस के अनुसार 5 रुपए और आरबीएससी की कक्षा 9 की पुस्तक के हिसाब से 13 रुपए बताया जाता है। तथा उसके उत्तराधिकारी जो पृथ्वी सिंह था उसने तलवार बंधाई नामक कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया था। चलो पूरा जो डाउट था वही क्लियर हो गया। कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? चौरी कर लगाया था। और पृथ्वी सिंह था उसने तलवार बंधाई नामक कर लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा,
सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बिजोलिया ठिकाने ने चौरी कर लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन खालिस्तान के द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था? तो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। और जो विजय सिंह पथिक जी थे वो यूपी के निवासी थे। उनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। उपरमाल पंच बोर्ड के बारे में देख लो, 1917 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोला किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो वही विजय सिंह पथिक जी इनके प्रणेता थे। ये 3 चरणों में चला था, 1897 से 1915, 1915 से 1922 और 1923 से 1941 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे ये, और इनको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। उनके पास तुलसा भील नामक एक संदेश वाहक था, जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम। कौन सा था? तुलसा भील। आने वाला जो एग्जाम है ना, उसमें यही क्वेश्चन आएगा कि जो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो समाचार पत्र प्रेषित किए जाते थे, जो एक संदेश वाहक था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? तुलसा भील था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बिजोला किसान आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोला किसान आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मतलब सत्य क्वेश्चन बताना है। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया था। बिल्कुल राइट है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम भार जनता पर डाल दिया था। बिल्कुल सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था। बिल्कुल सही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 ये हमारे राइट आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथड़ में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो किसकी अध्यक्षता में भाग लिया था? तो किशोरी देवी की अध्यक्षता में भाग लिया था। 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया था 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने। किसकी अध्यक्षता में? किशोरी देवी जी के अध्यक्षता में। डिटेल देख लो। जकात तोरावाटी या शेखावाटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटरातड़ गांव सिक्कर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो सीधा है, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल ने किया। और उसी आंदोलन के दौरान किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटरातड़ गांव सिक्कर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रेंच कमीशन कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू में किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग यानी कि बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक महाराजा जय सिंह था। कौन था? महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत जी कोल्यारी गांव के निवासी थे। कौन से गांव के निवासी थे? कोल्यारी गांव के। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव। डिटेल देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। किनका? मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था।
ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बाऊजी कहते हैं। किनको? मोतीलाल तेजावत जी को बाऊजी के नाम से जाना जाता है। भीलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर में भूमट या रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए। कौन कौन से आंदोलन? दो आंदोलन प्रारंभ किए थे। उदयपुर में रोहिड़ा, उदयपुर में भूमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए। ये झाडोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर कार्यरत थे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन के रूप में चला था, जिसका प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ था। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया था और भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया कि वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंकी आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार थे? तो झाडोल जो राजपूत ठिकाना था वहां पर ये कामदार के पद पर कार्यरत थे 8 वर्ष तक, मोतीलाल तेजावत जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो वो मोतीलाल तेजावत जी ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? किसने किसने की थी? दोबारा देख लेते क्वेश्चन को। किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो माणिक्यलाल जो वर्मा जी थे उन्होंने खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी भीलों की शिक्षा के लिए। किसके लिए? भीलों की शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों और हरिजनों की तथा उनके विकास के लिए 1934 में सांगवाड़ा में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। सांगवाड़ा डूंगरपुर में। कहां पर? सांगवाड़ा डूंगरपुर में 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से लेके 1912 के बीच में कहाँ था? तो बेड़सा जो ग्राम है वहां पर इनका मुख्य केंद्र था 1911 से 1912 के बीच में। किसका? गोविंद गिरी का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद गिरी और जो पुंजा धीर जी थे उन्होंने प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। डिटेल देख लो इसकी। भीलों में नवसंचार हेतु गुरु गोविंद या गोविंद गुरु ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था तथा 1883 ईस्वी में संभ सभा की स्थापना सिरोही में की थी। कहाँ की थी? संभ सभा की स्थापना सिरोही में की। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंद सिंह के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्युदंड तथा पुंजा धीर जी जो गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। गोविंद गिरी की सजा को आरपी बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था। किसने बदल दिया था? आरपी बारो जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी सजा को बदल दिया था, कारावास में चेंज कर दिया था मृत्युदंड को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भील व गरासियों को एकत्रित करने के लिए संभ सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? तो संभ सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी?
तो भील सेवा मंडल की स्थापना A.V. ठक्कर ने की थी। किसने की थी? A.V. ठक्कर महोदय ने की थी। भील सेवा मंडल A.V. ठक्कर। डिटेल देख लो। 1922 ईस्वी में अमृतलाल विठल दास ठक्कर मतलब ठक्कर बाप्पा ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1922 में। किसने की थी? अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने। क्या किया था? भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठक्कर बापा ने ही इन जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। जो भीलों की जनजाति थी उसको आदिवासी नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर यानी कि ठक्कर बापा ने ही उनको ये नाम दिया था। और जो भील सेवा मंडल था उसकी स्थापना 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो वो था मगन सागर जी महाराज। अगला क्वेश्चन है, 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो था बंशीधर शर्मा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टपकते हैं, सीधे सीधे आते हैं। बंशीधर शर्मा, मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष 1944 में बंशीधर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 29 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये देख लो, राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कौन कौन सा सम्मिलित था? तो ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? तो NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। किसने किया था मत्स्य संघ का उद्घाटन? NV गाडगिल महोदय ने किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गाडगिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो तेज सिंह को, जो अलवर के तेज सिंह जी थे उनको उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था मत्स्य संघ का। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जी सम्मिलित थे, चिरंजी लाल शर्मा जी भी सम्मिलित थे, भोलानाथ भी सम्मिलित थे, लेकिन प्रेम नारायण माथुर जी मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल था उसमें ये सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 का मतलब दूसरा चरण जो शुरुआत हुआ था को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं था, उदयपुर तीसरे चरण में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो वही थी 1825 1830। उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं थी, ये दूसरा चरण है 25 मार्च 1948 को, उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुलाल असावा जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? यहाँ संयुक्त राजस्थान नहीं आएगा, राजस्थान संघ आएगा। तो किसे बनाया गया था प्रधानमंत्री दूसरे चरण में? गोकुलाल असावा जी को। अगला क्वेश्चन है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह जी ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
चंद्रवीर सिंह जी बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। जो 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। और राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को 4 रियासतें बनी थी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान संयुक्त राजस्थान बनाया गया था या वृहद राजस्थान बनाया गया था। ये हमारे इतिहास के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हम आज की क्लास में हमने इतिहास के क्वेश्चन देख लिए। हम कल की क्लास में जो राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन हैं और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बच गए उनको देखने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को बार बार दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें, बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेंड है आजकल का क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो 2023 के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चनों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट मॉर्निंग। धन्यवाद।